सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेकेंडरी बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके लिए सामाजिक विषय की किस तरह तैयारी की जाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सामाजिक विषय कोई ज़्यादा हार्ड विषय नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। आप कोई भी लेसन पढ़ो, उस लेसन को पढ़ने के बाद में इसमें क्या दिया गया है, इससे क्या सिद्ध होता है, क्या कारण है, उसके क्या परिणाम है, प्रभाव है, उसके बारे में आपको बताना, क्या समस्या है। जैसे हम लेते हैं हमारा परिवहन और संचार। परिवहन संचार के अंदर हम पहले पढ़ चुके हैं सड़क परिवहन, अब स्थल परिवहन में सड़क परिवहन, और अब पढ़ रहे हैं रेल परिवहन। रेल परिवहन से संबंधित आपके क्या परिवर्तन बन सकते हैं। भारत में एक नंबर का प्रश्न बन सकता है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी की शुरुआत कब की गई, कहाँ से कहाँ तक चली, और भारत की प्रथम विद्युत रेल का क्या नाम था। इस प्रकार भारत के जो माल भाड़ा का कॉरिडोर का कब बनाया गया, कहाँ से कहाँ तक बनाया गया, कितना किलोमीटर का है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, रेल जो परिवहन है इसमें क्या क्या समस्याएं होती हैं, रेल परिवहन भारत की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार योगदान दे सकता है। तो इसमें आपको सोचने की क्षमता होनी चाहिए, सोच करके आप किसी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो आओ हम पढ़ते हैं हमारा रेल परिवहन। भारत के अंदर सबसे पहले रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच चलाई गई थी। मुंबई और ठाणे के बीच दूरी थी 33.6 किलोमीटर। आप जो स्पेशल नोट्स बताता हूं, जब मैं कहता हूं अंडरलाइन, तो इसको अंडरलाइन करता हूं, आपको ये लिख देनी तारीख 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी। अब भारत में रेलगाड़ी का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, यानी रेल को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कब किया गया था, 1951 को। तो रेल का राष्ट्रीयकरण 1951 में किया गया था। भारत की पहली रेलगाड़ी चलने वाली थी डेक्कन क्वीन 1929 में। आएगा सवाल, भारत की पहली विद्युत रेल का क्या नाम था, डेक्कन क्वीन। कब चलाई गई थी, 1929 को। अब भारत के अंदर कुल रेल मार्ग कितना है, जो मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ 31 मार्च 2016 के अनुसार है। भारत में कुल रेल मार्ग 67,312 किलोमीटर हैं, 7,133 स्टेशन है, 9,213 इंजन है, और 53,220 यात्री वाहन हैं, 6,493 कोच वाहन है, 2,29,381 गाड़ियाँ हैं। अब भारत के अंतर्गत ब्रॉड गेज और मीटर गेज ही चलते हैं। नैरो गेज था वो अब लगभग समाप्त हो गया, कहीं थोड़ा सा चलता होगा, तो बाकी ब्रॉड गेज और मीटर गेज भी चलते हैं। राजस्थान में पूर्व भारत का 11% मार्ग रेल मार्ग चलता है, और राजस्थान में कुल रेल मार्ग की लंबाई है 5,870 किलोमीटर। आ सकता है राजस्थान रेल मार्ग की लंबाई कितनी है, 5,870 किलोमीटर, जो पूरे भारत देश का 909.17 किलोमीटर कितना है, 9.17% है। अब मैं बताना चाहता हूँ, जिसमें राजस्थान में कुल जो मार्ग है 5,870, इसमें से 82.9% ब्रॉड गेज, 15.6% मीटर गेज, और 1.46% नैरो गेज है। तो भारत देश में औसत है 19.2 किलोमीटर, और राजस्थान में औसत है 17.2 किलोमीटर। अब आ सकता है प्रमुख रेल मार्ग जयपुर से, तो जयपुर में है मुंबई रेल मार्ग, दिल्ली में रेल मार्ग, जयपुर चेन्नई रेल मार्ग, जोधपुर से जोधपुर हावड़ा रेल मार्ग, जोधपुर गुवाहाटी रेल मार्ग, जोधपुर हरिद्वार को जो है अपन के रेल मार्ग है। इसके प्रकार एक मुंबई से रेवाड़ी तक ध्यान रखना, मालगाड़ियों की आवाजाही के लिए जिस प्रकार हमने सड़क परिवहन के अंदर पढ़ा था, परियोजना बनाई गई थी उच्च स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, उसी प्रकार माल भाड़ा कॉरिडोर परियोजना किससे संबंधित है, रेलगाड़ी से संबंधित है। यानी मालगाड़ियों से जो मुंबई से रेवाड़ी तक 1,534 किलोमीटर डबल ट्रैक यानी दोहरा मार्ग आने और जाने के दोनों साथ बना देने की योजनाएं बनाई गई हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ, ये रेल मार्ग था। रेल मार्ग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें हमारे खाद्यान्न, उर्वरक, खनिज, कच्चा माल एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाया जाता है। लेकिन ये बहुत ही महंगा पड़ता है, क्योंकि कई बार पटरियाँ बरसात की सीजन में कट जाती है, टूट जाती है, अतिवृष्टि से बह जाती है, तो बहुत ही नुकसान होता है। इसीलिए रेल परिवहन के लिए भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कहीं भी पहाड़ी मार्ग पे बढ़ानी पड़ती हैं, तो बहुत ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ पाइपलाइन मार्ग। यह एक नया मार्ग है। पाइपलाइन में समझते हो, पाइपों के माध्यम से, जैसे हम घर में नल पानी किस में आता है, पाइपों से आता है, तो ठीक उसी प्रकार पाइपों के माध्यम से बड़े बड़े शहरों से दूसरे शहर तक कच्चा तेल, पेट्रोल, गैस और पानी, जैसे मथुरा सलाया मथुरा पाइपलाइन है, पानीपत है, बरौनी है। तो सबसे पहले मैं आपको 3 प्रमुख पाइपलाइन हैं, गुवाहाटी असम से कानपुर यूपी तक। आ सकता परीक्षा में प्रमुख पाइपलाइनों के नाम लिखिए, गुवाहाटी कानपुर यानी असम, गुवाहाटी असम में, कानपुर यूपी तक। सलावा गुजरात से लेकर के जालंधर पंजाब तक, हजीरा गुजरात से लेकर के जगदीशपुर यूपी,
यानी जो बीच में कई राज्य है वो भी उनके बीच में टच होते हुए निकलती हुई है, एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचती है। ये सब पेट्रोल से संबंधित है और गैस और कच्चे तेल से संबंधित है। क्यों कि जो कच्चा तेल दूसरी जगह निकलता है और उसका शोधन दूसरी जगह होता है, इसलिए। अब आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ, स्थल परिवहन हो गया अपने। स्थल परिवहन के बाद में हम चलते हैं जल परिवहन। आया समझे? जल परिवहन यानी पानी में कौन कौन से साधन चलते हैं। जैसे समुद्र इलाका है भारत में, तो सबसे सस्ता, ध्यान रखना आएगा परीक्षा में सवाल, सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? सबसे सस्ता परिवहन जल परिवहन है। अब भारत के अंदर 14,500 किलोमीटर जल परिवहन का मार्ग है, जिसमें 3,700 किलोमीटर नदियों से, 4,300 नहरों से, और सर्वाधिक नहरें और जो नदी पाए उत्तरी पूर्वी राज्यों के अंदर जल परिवहन होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जल परिवहन के द्वारा, क्योंकि इसमें देखो रेल परिवहन के लिए पटरियाँ लगानी पड़ती है लोहे की, और उसके बाद में स्थल परिवहन के लिए सड़क बनाने पड़ते हैं सड़कों के लिए, लेकिन जल परिवहन के लिए किसी प्रकार के मार्ग का निर्माण करना नहीं होता है। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार के द्वारा जल परिवहन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं। उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम लिखिए, तो पहला लिखना नौगम्य राष्ट्रीय राजमार्ग हल्दिया से लेकर इलाहाबाद गंगा नदी के अंदर जो संचालित होता है 1620 किलोमीटर। दूसरा नौगम्य राष्ट्रीय राजमार्ग सदिया से लेकर धुरी तक जो ब्रह्मपुत्र नदी पर चलता है 851 किलोमीटर है। तीसरा कोट्टापुरम से लेकर कोल्लम तक जो केरल के अंदर 205 किलोमीटर है, और इसमें नहरों के द्वारा में अंदर ये संचालित होता है। चौथा है काकीनाडा मरकानन 1100 किलोमीटर है। पांचवा माताई नदी से ब्राह्मणी नदी, जो माताई नदी ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है, माताई नदी से लेकर ब्राह्मणी नदी के मध्य चलता है 586 किलोमीटर। इस प्रकार जल परिवहन सस्ता परिवहन है, नौकाएं संचालित होती है, जहाजें संचालित होती है। अब आता बंदरगाह ऐसे स्थल जहां पर जलयान ठहरते हैं, जलयान पेट्रोल डीजल जो भी अपना सामग्री लेते हैं, यानी समुद्री जहाज़ों के रुकने का स्थान। अब इसको कहते हैं बंदरगाह। क्या कहते हैं? परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, छोटा सवाल। बंदरगाह किसे कहते हैं? ऐसा स्थल जहां पर समुद्री जहाज रुकते हैं और पेट्रोल डीजल भरवाते हैं और माल को चढ़ाने और उतारने का काम जिस स्थान पर किया जाता है वो बंदरगाह कहलाता है। भारत की आवश्यकता तटरेखा कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर भारत की बहुत बड़ी तटरेखा है, जिसमें भारत में प्रमुख 12 मुख्य बंदरगाह और 187 छोटे छोटे बंदरगाह है। अब भारत के अंदर आवश्यकता प्रश्न में भारत के 4 बंदरगाहों के नाम लिखिए, तो आप कांदला, ध्यान रखना, कांदला लिख देना, न्यू मंगलोर लिख देना, कोची लिख देना, और मुंबई लिख देना, विशाखापट्टनम लिख देना, और कोलकाता लिख देना। अब इनके बारे में विस्तृत बताता हूँ। कांदला बंदरगाह जो गुजरात में स्थित है, इसका निर्माण हमारी स्वतंत्रता के पश्चात किया गया। क्यों किया गया? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय जो कराची बंदरगाह था वो पाकिस्तान के हिस्से में आ गया, तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और गुजरात, इनकी जो माल की आवाजाही है, यानी माल के आयात निर्यात के लिए ज़रूरी था, तो उसके लिए भारत सरकार ने कांदला गुजरात के अंदर एक बंदरगाह बनाया था। आगे समझे, जो कराची की पूर्ति कर सकता था। अब इसके बाद में बताता हूँ, दूसरा है मुंबई, बहुत बड़ा बंदरगाह है। इसके समीप इसकी यानी जो बहुत व्यस्त में, तो इसकी थोड़ी सरलता के लिए, यानी इसको थोड़ा इजी वे बनाने के लिए, यानी मुंबई की जो भीड़ भाड़ है बंदरगाहों के ऊपर, जो जहाज़ों के आवागमन की ज़्यादा व्यस्तता होती है, इसको कम करने के लिए वहीं पर मुंबई से समीपी जवाहरलाल नेहरू पत्तन बनाया गया, ताकि जो उसके जो एक्स्ट्रा जहाज है वहाँ पे स्टॉपेज रह सके। कर्नाटक के अंदर न्यू मंगलोर, कर्नाटक में भी बंदरगाह है। कोचीपत्तनम, तूतीकोरन तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम उड़ीसा में, और कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं। ये जो पश्चिम बंगाल में कोलकाता है, अंतःस्थलीय नदी है, यानी स्थल भाग भी और नदियों से बना, इसकी व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए हल्दिया के अंदर एक वापस बंदरगाह का निर्माण किया गया है। इस प्रकार मैंने आपको बंदरगाहों के बारे में बताया। तो आपके पहले प्रश्न बन सकता है, जल परिवहन के क्या फ़ायदे हैं, भारत के प्रमुख बंदरगाहों के नाम लिखिए। इस प्रकार ये आपके हमने जल परिवहन से संबंधित पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे वायु परिवहन, यानी परिवहन का अंतिम जो टॉपिक है परिवहन से संबंधित, वायु परिवहन। वायु परिवहन सबसे तीव्रतम परिवहन का साधन है, यानी सबसे जल्दी पहुंचने का एक स्थान से दूसरे स्थान पर
यह है। वायु परिवहन के लिए हवाई जहाज़ का निर्माण आपको पता है, सबसे पहले वायुयान का निर्माण राइट ब्रदर्स ने किया था अमेरिका के। तो उसी प्रकार भारत के अंदर भी 1911 प्रश्न बन सकता है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब, हवाई जहाज़ कब चले थे? 1911 में इलाहाबाद से नैनी में डाक सेवा के लिए ये वायु परिवहन शुरू किया गया था। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था। अब देखो, भारत के अंदर जो एयरलाइंस के लिए इंडियन एयरलाइंस और निजी कंपनियां भी कई प्रकार की जो हवाई से संचालन की सेवाएं करती हैं। भारत के अंदर हवाई जहाज़ों के आवागमन के लिए अपना खुद का नियंत्रण रखती है, वो निजी कंपनियों के संग आता है, और जिसके ऊपर सरकारी नियंत्रण तो उसे सरकारी नियंत्रण में लिए इंडियन एयरलाइंस है, समझे। इस प्रकार अब मैं आपको बताना चाहता हूँ प्राधिकरण, यानी एक तो अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण होता है, एक राष्ट्रीय प्राधिकरण होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण के लिए यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून कायदों के माध्यम से 4 दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इनके अधिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय विमान प्राधिकरण की नियमावली चलती है। अब मैं प्रश्न बन सकता है, भारत के प्रमुख हवाई अड्डे, वहाँ हवाई अड्डा नहीं लिखा होगा, वहाँ क्या लिखेंगे? ध्यान रखना, विमानपत्तन के नाम लिखिए। विमानपत्तन का मतलब होता है हवाई अड्डे, जहाँ पे हवाई जहाज उतरते हैं और उड़ान भरते हैं। तो हिंदी शब्द है विमानपत्तन, ध्यान रखना। विमानपत्तन मतलब होता है एयरपोर्ट, हवाई अड्डा। तो सबसे पहले आप भारत के प्रमुख 4 हवाई अड्डों के नाम लिखिए, ऐसे प्रश्न बन सकता है। भारत के प्रमुख 4 विमानपत्तन क्षेत्रों के नाम लिखिए, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। और ऐसे प्रश्न कहता है जवाहरलाल नेहरू विमानपत्तन कहाँ पर स्थित है? अब आपको बताना चाहता हूँ भारत के प्रमुख विमानपत्तन, एयरपोर्ट, हवाई अड्डे। सबसे पहला जवाहरलाल नेहरू विमानपत्तन, ये नया नाम है। इसको पहले सांता क्रूज हवाई अड्डा कहते थे, जो मुंबई में स्थित है। सांता क्रूज हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई में। अब जवाहरलाल नेहरू विमानपत्तन में कहाँ है? मुंबई में। तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू विमानपत्तन, कोष्टक में सांता क्रूज हवाई अड्डा, मुंबई लिख सकते हो। दूसरा है सुभाष चंद्र बोस विमानपत्तन, जिसे दमदम, कोलकाता। तीसरा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, नई दिल्ली। चौथा मीनामकम, चेन्नई। अब भारत के अंदर प्रधान श्रेणी के विमानपत्तन भी है, अगरतला, जो बड़े बड़े शहरों में, अगरतला, अहमदाबाद, जयपुर का जो सांगानेर, और मध्यम श्रेणी के रातानाडा, जोधपुर, और डबोक उदयपुर में है, राजस्थान में। और किशनगढ़, अजमेर में भी अब एयरपोर्ट की जो एयरलाइंस आती है, इन एयरलाइंस की जो सर्विस हैं इंडियन एयरलाइंस की, और निजी विमान, वो भी उड़ाने किशनगढ़ से भरने लग गए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको हमारे परिवहन के बारे में बताया। अगले टॉपिक में हम संचार के बारे में पढ़ेंगे। तो परिवहन से संबंधित मैं आपको वापस 2-4 प्रश्न बता सकता हूँ। परिवहन किसे कहते हैं? परिवहन में क्या समस्याएं आती हैं? परिवहन के क्या फ़ायदे हैं? परिवहन के कौन कौन से रूप हैं? स्थल परिवहन में कौन कौन आता है? भारत के प्रमुख राजमार्ग कौन कौन से हैं? राज्य में राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग में क्या अंतर है? उसके पश्चात भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब शुरू हुई, और रेल परिवहन में क्या क्या समस्याएं आती हैं? जल परिवहन को सस्ता परिवहन क्यों कहते हैं? भारत के प्रमुख बंदरगाहों के नाम लिखिए, और भारत के प्रमुख हवाई अड्डों के नाम लिखिए जी, या फिर ऐसे बन सकता है भारत के प्रमुख विमानपत्तन क्षेत्रों के नाम लिखिए। इस प्रकार मैंने आपको ये टॉपिक समझाया है। आप आराम से वापस इस वीडियो को देख करके अच्छी तरह से समझना, और सेकेंडरी बोर्ड के बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। नमस्कार साथियों।